लास्ट टाइम हमने चैप्टर 1 डिस्कस किया था और उसके तीन क्लासें मैंने लगभग ली हैं। एक क्लास लास्ट टाइम कंप्लीट प्रैक्टिस की थी। आज जो 1.5 आवर हमारे पास मौजूद, 1.5 घंटा कंटिन्यूस, अब बिना रुके और बिना कोई स्टॉप लगाए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर का, केमिकल काइनेटिक्स। एंड दिस इज द लेक्चर फॉर ई कैट एंड एम डी कैट बोथ। तो एम डी कैट वाले जो पीएमसी सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए भी वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, और ई कैट वाले जो एनईडी जाना चाहते हैं उनके लिए भी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। फाइनली एंड में हम क्या करेंगे, कुछ एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर लेंगे। डिफरेंट तरह की बुक्स हैं, पंजाब टेक्स, फेडरल, जो भी मिलेगा वहाँ से कर लेंगे, सिंध बोर्ड से कहीं से भी कर लेंगे। चैप्टर ये निकालने का मकसद क्या है, चूँकि आपको पता है फर्स्ट ईयर में अगर किसी ने सीक्वेंस से चैप्टर्स को पढ़ा था, जैसे ही आप चैप्टर 7 में थे या चैप्टर 8 में थे, या चैप्टर 8 किसी कोचिंग में स्टार्ट भी नहीं हुआ था, कुछ में स्टार्ट हुआ था, और 8 चैप्टर से पहले ही गवर्नमेंट ने लॉकडाउन का अनाउंस कर दिया था, और 8 चैप्टर पढ़ाने से पहले ही कराची के सारे कोचिंग सेंटर बंद हो चुके थे। तो चैप्टर 7 तक और 6 तक तो हमारे अच्छे कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुके थे, लेकिन 7 और 8 में कराची के एक बड़े स्टूडेंट्स लैग करते हैं, बिकॉज ये चैप्टर हमने पढ़ा ही नहीं इस तरह से। और वजह क्या थी, बिकॉज लॉकडाउन आ गया था, पेपर भी नहीं हो सके कि हम चलो पेपर के वक्त में कुछ कर लें। प्रोमोट हो गया तो किसी ने सोचा भी नहीं क्या पढ़ना, बट अब जाकर ये पढ़ना पड़ेगा। नाउ यू हैव टू स्टडी इट। कम दैट इज केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर 8 है ये, ठीक है। और असल में इसका पूरा नाम है इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स, बिकॉज इट इज जस्ट अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट इट। इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स से क्या मुराद है? काइनेटिक्स के मतलब होते हैं मोशन, मूवमेंट, ठीक है। काइनेटिक्स मीन्स होती है मोशन या मूवमेंट। फिजिक्स के अंदर भी आप काइनेटिक्स पढ़ रहे होते हैं या डायनामिक्स पढ़ रहे होते हैं। फिजिक्स के अंदर जब आप काइनेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या पढ़ते थे, मोशन ऑफ द बॉडीज़ की मूवमेंट के बारे में। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, डिसएलेरेशन क्या प्रोड्यूस हो रही है, वो सारी चीज़ें फिजिकल काइनेटिक्स हैं। केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या डील करते हैं, इट डील्स विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे हम स्पीड की बात करेंगे, बट यहाँ हम किसी गाड़ी की, कार की, एरोप्लेन की, हेलीकॉप्टर की स्पीड की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम रिएक्शंस की स्पीड की बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। आपको पता है रिएक्शंस अलग अलग तरह के होते हैं, स्लो भी होते हैं, फास्ट भी होते हैं। कुछ रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं, मिसाल के तौर पर रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। या कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू डायमंड, कोयले का हीरे में कन्वर्ट हो जाना, इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। कुछ रिएक्शंस बहुत फास्ट होते हैं, लाइक एसिड बेस रिएक्शन दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, इट इज़ अ वेरी फास्ट रिएक्शन। जितने भी आयनिक रिएक्शंस होते हैं, Na+Cl NaCl बनता है, बहुत फास्ट रिएक्शन है। जितने भी कंबस्टन रिएक्शन होते हैं, जैसे कल जो है वो, जैसे रात 12 बजे परसों लाइक, तो उसमें फायर वर्क्स हुए थे बहुत सारे कराची में, 14 अगस्त की खुशी में, इंडिपेंडेंस डे की खुशी में। तो जो फायर वर्क्स होते हैं वो कंबस्टन होता है, रिएक्शन होता है, एक्सप्लोजन होता है, तो वो बहुत स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, सेकंडों में हो जाता है। तो ऐसे रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ते हैं रिएक्शंस फास्ट क्यों होते हैं, स्लो क्यों होते हैं, और रिएक्शन की स्पीड को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन को। दिस इज चैप्टर 8 केमिकल काइनेटिक्स इन फर्स्ट ईयर, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ये आता है असल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन के रेट को, मतलब उसकी स्पीड को बता रहे होते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन पर जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे होते हैं उनको देख रहे होते हैं कि रिएक्शन की स्पीड पर जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट, रेडिएशन, ये सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। रिएक्शन फास्ट क्यों होता है, स्लो क्यों होता है, और रिएक्शन की स्पीड कैसे कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है बच्चों। तो दिस वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। दो चीज़ें पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन की कैलकुलेशन, और दूसरी चीज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, कि रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा क्यों होता है, फास्ट कब होता है, रिएक्शन स्लो कब होता है। क्लियर डेफिनेशन केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं बच्चों। जब रेट ऑफ रिएक्शन या रेट से मुराद क्या है हमारे पास है, रेट से मुराद हम स्पीड भी कह सकते हैं, स्पीड इज रेट, या समथिंग डिवाइडेड बाय टाइम, किसी भी चीज़ को टाइम से डिवाइड करोगे तो दैट इज रेट, है ना भाई। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एस अपॉन टी हम कहते हैं भाई ये वेलोसिटी हो गई, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, V अपॉन टी, इसको हम लोग कहते थे दिस विल बी एक्सेलरेशन।
तो किसी भी चीज़ की जब हम रेट की बात करते हैं तो रेट से मुराद होता है समथिंग डिवाइडेड बाय टाइम, तभी हमें उसका यूनिट टाइम में उसकी स्पीड पता लग रही होती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन की स्पीड दो तरह से बताई जा सकती है। एक हमारे पास होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक हमारे पास होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या फ़र्क होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में? तो अभी मैं आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बताता हूँ। आप इसको स्पीड के लिहाज से भी पढ़ सकते हो बच्चों। जब आप किसी गाड़ी की स्पीड की बात करते हो, मिसाल के तौर पर लेट से यहाँ तक हमारे पास 10 मीटर है और 5 सेकंड में कोई गाड़ी यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच गई, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँच गई 5 सेकंड में। तो अब अगर आप इसकी स्पीड कैलकुलेट करो किस स्पीड से गाड़ी चली, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देंगे, 2 आ जाएगा, है ना भाई। 10/5 2 आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब वो कार 1 सेकंड में 2 मीटर का फासला तय कर रही थी। दिस इज कॉल्ड, दिस विल बी व्हाट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी है? एवरेज के इंस्टेंटेनियस? ये कौन सी वेलोसिटी आएगी? एवरेज वेलोसिटी आएगी। और एवरेज वेलोसिटी 100% एक्यूरेट नहीं होती हर पॉइंट के लिए, क्योंकि जब कार स्टार्ट में शुरू ही होगी तो फिर उसकी स्पीड डाउन होगी ना, बीच में स्पीड फास्टेस्ट होगी, जब ब्रेक लगी होगी तो आखिर में स्पीड फिर डाउन हो गई होगी। तो यह ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हर पॉइंट पर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी। क्या पता यहाँ 1 मीटर पर सेकंड हो, यहाँ आकर 5 मीटर पर सेकंड हो जा रही हो, फिर यहाँ आकर दोबारा 1 मीटर हो जा रही हो। तो एवरेज से मुराद तो हम ये ले लेते हैं कि यहाँ से लेकर कंप्लीट मतलब कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक टोटल पहुँचने में जो भी स्पीड आई है, एवरेज में हम ले लेते हैं। आप सब कराची के डिफरेंट जगहों से यहाँ पर सेंटर तशरीफ ला रहे हैं, गुलशन इकबाल। तो जब गुलशन इकबाल के रोड्स तो चले दैट आर क्वाइट प्रॉपर, बट कुछ स्टूडेंट्स जो कि बिल्टअप एरियाज से आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, रोड्स वगैरह भी कहीं पर ठीक नहीं होते। अगर सब अर्बन एरियाज से अगर कोई आ रहा है यहाँ पर, लांडी से, कोरंगी से, कोई कैटल कॉलोनी से, कोई कोरंगी से, कोरंगी क्रीक से, औरंगी से, मतलब इन जगहों से जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब उनके रोड्स परफेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं टूट फूट है। तो यकीनन जब आप घर से निकलते हैं तो क्या होता है, स्पीड आपकी बड़ी डाउन होती है। लेकिन जैसे ही आप मेन रोड पर आते हैं वैसे स्पीड आपकी बाइक से या जिस भी चीज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आ रहे हैं स्पीड बढ़ जाती है। तो जब हम एवरेज निकालते हैं तो हम एवरेज में तो कंप्लीट एक जो है वो बता देते हैं कि इस स्पीड से जो है वो गाड़ी पहुंची है, बट वो हर पॉइंट के लिए परफेक्ट नहीं होता। बात समझ में आ रही होगी आपको? तो एवरेज में क्या होता है कि कंप्लीट एक रिएक्टेंट है, अब वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होना शुरू होता है तो पहले क्या होता है, स्लो स्पीड होती है, फिर स्पीड तेज़ हो जाती है, फाइनली उसके बाद दोबारा स्पीड जो है वो डाउन हो जाती है। इस तरह से रिएक्शन के रेट चलते हैं, यूँ करके ग्राफ बनता है। शुरू में स्पीड स्लो होती है, फिर फास्ट होती है, आखिरी में फिर स्लो हो जाती है। तो इस तरह का ग्राफ अभी हम बनाएंगे। तो यहाँ पर रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, मिसाल के तौर पर 100 मोलर हमारे पास रिएक्टेंट था, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया कितने भाई? 10 सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, इस 100 को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो 10 आ जाएगा आंसर, 10 मोलर पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में 10 मोलरिटी चेंज हो रही है। बट ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो रहा हो, शुरू में बहुत स्लो ऐसा हो रहा होगा, बीच में फास्ट हो गया होगा, आखिरी में फिर स्लो हो गया होगा। तो अगर हम टोटल कंसंट्रेशन चेंज को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो दिस विल बी द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, ये दोनों तरह से बता सकते हैं, कितना रिएक्टेंट खत्म हुआ, डिसअपियर हुआ, या फिर कितना प्रोडक्ट अपियर हुआ। तो डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट और अपियरेंस ऑफ प्रोडक्ट दोनों तरह से बता सकते हैं। तो एप्टीट्यूड में दोनों तरह से पूछते हैं। देखें ज़रा, रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ प्रोडक्ट अगर आपको बताना हो तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा से मुराद चेंज, एक्स से मुराद कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन टाइम। और अगर प्रोडक्ट के लिहाज से बताना हो, डिसअपियरेंस ऑफ प्रोडक्ट से, तो माइनस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, तो माइनस लगा देते हैं जिस फॉर्मूले में। तो कंसंट्रेशन चेंज को टाइम चेंज से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज आ जाएगा। प्लस होगा उस वक्त जब हम रिएक्टेंट के लिहाज से बात करेंगे, और प्रोडक्ट के लिहाज से बात की जाए तो फिर माइनस में लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। कोई इशू फिलहाल यहाँ तक डेफिनेशन समझ में आई? अच्छा, ये रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, एक्स से मुराद कंसंट्रेशन है, मोल्स पर डी एम क्यूब उसकी यूनिट होगी। तो एक्स से मुराद मैं यहाँ पर दोबारा बता दे रहा हूँ तमाम बच्चों को, कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब होती है, या फिर इसी को हम कैपिटल एम भी सिर्फ लिख सकते हैं। टी से मुराद टाइम है, टाइम की यूनिट सेकंड है। अगर कोई आपसे बोले कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट निकाल दें तो कैसे निकाल सकते हैं? या तो ऐसे निकाल दें, मोलैरिटी पर सेकंड, सही है, ये मोलैरिटी, ये सेकंड मोलैरिटी पर सेकंड, या फिर अगर मोल पर डीएम क्यूब से निकालें
तो मोल पर dm³ पर सेकंड। दीज टू आर द यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। मोलारिटी पर सेकंड भी कहीं पर लिखा होता है और कहीं पर मोल पर dm³ पर सेकंड भी लिखा होता है। दे बोथ आर सेम बिकॉज वी नो दैट मोल पर dm³ इज आल्सो नोन एज कैपिटल M, मोलारिटी। मोलारिटी और मोल्स पर dm³ एक ही बात है, फर्क नहीं है इसमें कुछ। तो ये भी यूनिट है रेट ऑफ रिएक्शन की, ये भी यूनिट है रेट ऑफ रिएक्शन की, ठीक है। और कैलकुलेट कैसे होगा, कंसंट्रेशन चेंज को टाइम से डिवाइड करेंगे। तो मसला नो इश्यूज, क्लियर है यहाँ तक। ग्रुप्स मैंने बनाए हुए, अगर स्लाइड खुदा न खास्ता अगर मैं सेंड ना कर पाऊँ, भूल गया कहीं पर स्लाइड, तो कोई भी बच्चा ग्रुप पे, तो शायद मैंने मैसेजेस ऑफ किए हुए होंगे, तो आप मुझसे मतलब मैं मैसेज करके नंबर पर, एडमिन में मेरी नंबर होगा, आप कह सकते हैं कि सर वो स्लाइड ग्रुप पे सेंड कर दें, तो मैं स्लाइड सेंड कर दूंगा, सबको आ जाएगा। अगर मैं भूल गया स्लाइड को सेंड करने में, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे सारा लिख पाएँ, चूँकि मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट होती है, तो अगर रह जाए तो फिर आप घर पे उसको लिखिएगा, ठीक है, स्लाइड के थ्रू। इसके बाद सेकंड हमारे पास है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि जब हम किसी खास इंस्टेंट पर रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करें, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जब रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किया जाए, तो फिर वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है, और इसी को वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। और इसको डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी से चेंज नहीं शो नहीं करते हैं, इसको शो करते हैं dx ओवर dt से, dx अपॉन dt। अच्छा, डेल्टा और d में क्या फ़र्क है, ये भी सवाल जहन में आ रहा होगा आपके। डेल्टा भी चेंज है, d भी चेंज है। डेल्टा इज़ फॉर अ स्मॉल बिग चेंज, एक बड़ी तब्दीली आती है, बिग चेंज आती है कभी, तो वी विल यूज़ डेल्टा। और d का भी इस्तेमाल करते हैं फॉर अ स्मॉल चेंज, छोटी तब्दीली आ रही हो, माइनर सी चेंजिंग आ रही होती है, तो फिर स्मॉल डी यूज़ करते हैं। जितने भी ई कैट के स्टूडेंट हैं, आपने डेरिवेटिव पढ़ा है सेकेंड ईयर में, है ना, dx ओवर dt, d ओवर dx, तो वहाँ जो स्मॉल डी होता है वो स्मॉल चेंज को शो कर रहा होता है, चेंज की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं उसके अंदर, ठीक है, यही चीज़ है ना, डी स्मॉल डी। तो स्मॉल डी स्मॉल चेंज के लिए होता है कैपिटल, और डेल्टा जो होता है वो बिग चेंज के लिए होता है। तो अगर कोई गाड़ी है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक गई है, 10 मीटर टोटल लेंथ है, और अगर हम सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने से एरिया के हम क्या करें कि इतने से लेंथ की डिस्टेंस की हम क्या निकालें, वेलोसिटी निकाल लें, इतने से इसकी वेलोसिटी निकाल लें, सो दिस विल बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, चूँकि हमने किसी खास इंस्टेंट पर निकाली है। और इतनी ज़्यादा छोटा टाइम होता है कि टाइम t टेंड्स टू 0 होता है इसके अंदर, है ना। इंस्टेंटेनियस में टाइम t इतना होता है कि लगभग 0 होता है, टोटल 0 नहीं हो सकता, बिकॉज कोई भी चीज़ 0 से डिवाइड होगी तो इन्फिनिटी आंसर आएगा, ऐसे ही। तो द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम और द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम बहुत शॉर्ट कर दोगे तो इट विल बी व्हाट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dx ओवर, तो यहाँ पर अच्छा इसको शो किससे करेंगे, dx ओवर dt से, ठीक है, dx ओवर dt से शो करेंगे, और यहाँ लिमिट लगाएंगे। लिमिट क्या लगाएंगे कि dt टेंड्स टू 0, dt टेंड्स टू 0 का मतलब होता है कि t की वैल्यू जो है ना वो बिल्कुल 0 के लगभग बराबर है, बहुत छोटी वैल्यू है। तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को dx ओवर dt से शो करते हैं, और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम डेल्टा x ओवर डेल्टा t से शो करते हैं। निकालने का तरीका सेम है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, बट डेल्टा और d का फ़र्क है। और समझ में आ गया फ़र्क क्या है, वहाँ बिग चेंज आ रहा था, यहाँ स्मॉल चेंज आ रहा होता है। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बता दिया मैंने आपको, मोल पर dm³ पर सेकंड। अगर आप ये ना लगाना चाहो, शॉर्टकट मारना चाहो, तो फिर मोलारिटी पर सेकंड, बात एक ही है। एनी इशू, नो इशूज़, ठीक है। आगे बढ़ें तमाम बच्चे, क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब इसमें एक लॉ हमारे पास होता है, दैट इज कॉल्ड रेट लॉ। इस लॉ के थ्रू हम वो फॉर्मूला ड्राइव करते हैं जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे होते हैं, रेट लॉ। रेट लॉ क्या कहते हैं, कंसीडर करें केमिकल इक्वेशन को, a प्लस बी है, मिलकर क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है। इससे पहले चैप्टर 6 में एक लॉ हमने पढ़ा है, आपने यहाँ पढ़ा नहीं है शायद, अगर फर्स्ट ईयर में चैप्टर 6 अगर आपने पढ़ा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा। तो उसमें जिसको केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर, उसमें एक लॉ है, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। याद है ऐसा कोई लॉ, गुलबर्ग और वेज, दो साइंटिस्ट ने पेश किया था। तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है ना, तो रिएक्शन की स्पीड कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और अगर बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है तो रिएक्शन की स्पीड प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही होती है, उसकी कंसंट्रेशन के। अब चूंकि यहाँ पर कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सिबल क्या रिवर्सिबल,
इररिवर्सिबल है, सिंगल हेडेड एरो दिख रहा है सबको। अगर रिवर्सिबल होता तो एरो ऐसा होता कुछ। तो ये चूंकि इररिवर्सिबल रिएक्शन है तो लॉ ऑफ मास सेक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, चूंकि फॉरवर्ड चल रहा है। और कंसंट्रेशन आप जानते हैं, कंसंट्रेशन को हम लार्ज ब्रैकेट से शो करते हैं। दिस लार्ज ब्रैकेट के अंदर हमेशा कंसंट्रेशन आती है, ऑलवेज कंसंट्रेशन ही आएगी। अगर हमने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, सिल्वर लिख दिया Ag, इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर है ना भाई। तो ये कंसंट्रेशन ब्रैकेट कहलाता है केमिस्ट्री में। तो रेट ऑफ रिएक्शन dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। रिएक्टेंट A और B है, दोनों को हमने साथ साथ लिख दिया लार्ज ब्रैकेट के अंदर। और ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है इसको हटाएंगे तो इक्वल टू लगाएंगे, इक्वल टू के साथ क्या लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट। और यहाँ कांस्टेंट क्या लगाया, के यहाँ पर क्या है, कौन सा कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट कहते हैं। और ये हर रिएक्शन के लिए अलग होता है रेट कांस्टेंट। तो dx/dt इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन B। दिस इज कॉल्ड, इस पूरी एक्सप्रेशन को हम कहते हैं रेट एक्सप्रेशन। यही रेट एक्सप्रेशन कहलाती है। और यहाँ चूंकि हमने दो रिएक्टेंट्स लिया तो A और B हुआ। अगर 3 होता तो A भी होता, B भी होता, C भी हो जाता। और अगर यहाँ पर 2A होता तो क्या करते हैं, A के ऊपर स्क्वायर लगा लेते हैं, ऐसा ही होता है। अगर यहाँ पर 3B होता तो B के ऊपर क्यूब लगा लेते हैं, ऐसा ही होता है। तो ये तो डिपेंड करता है, इक्वेशन कैसी भी बन के आ जाएगी। रेट एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए आपको। अच्छा, K की वैल्यू कांस्टेंट है हर रिएक्शन के लिए, ठीक है। और ये K की वैल्यू क्या होती है कि भाई इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होती है। कंसंट्रेशन चेंज करने से K की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं आ रहा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, K की वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन से आज़ाद है। कंसंट्रेशन कितना कम करो कितना ज़्यादा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, K की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। लेकिन डिपेंड किस पर करती है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन है, बट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। जितने भी K वाले यूनिट हैं बच्चों याद रखना, जितने भी K वाले यूनिट हैं, चाहे वो K हो रेट कांस्टेंट, चाहे वो Kc हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, चाहे वो Kp हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गैसियस रिएक्शन, चाहे वो Ksp हो सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, सारे के सारे ये K वाले कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता इनकी वैल्यू पे, लेकिन फर्क किस पे पड़ता है, टेम्परेचर से पड़ता है। टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। और टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करते हैं, इसके लिए एक रूल होता है, इसके लिए हम बोलते हैं थंब रूल। थंब रूल क्या कहलाता है, थंब रूल ये कहता है कि एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर पर K की वैल्यू डबल हो जाती है। द वैल्यू ऑफ K बिकम्स डबल आफ्टर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। मिसाल के तौर पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक रिएक्शन के लिए K की वैल्यू 4 है, ठीक है बच्चों। 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी हो जाएगी, यस अच्छा 35, अच्छा 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी हो जाएगी, 16, नहीं डबल होना है, 8 का डबल हो जाएगा। अच्छा इस तरह से 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी हो जाएगी, 32। दिस इज कॉल्ड थंब रूल। टेम्परेचर डिपेंडेंट समझ में आया, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं है। टेम्परेचर कम ज़्यादा करोगे तो फर्क पड़ेगा। इसीलिए Kc की हर न्यूमेरिकल में और रेट कांस्टेंट के हर न्यूमेरिकल में टेम्परेचर गिवन होता था आपको फर्स्ट ईयर में, एट इतना डिग्री सेंटीग्रेड। काम नहीं होता था उसका कुछ, बट वहाँ आपको ये बताना चाह रहे होते थे कि हमें कांस्टेंट टेम्परेचर पर रिएक्शन कर रहे हैं। क्योंकि अगर रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर चेंज होगा तो लाजमी सी बात है Kc या K की वैल्यू पर फर्क पड़ेगा। तो आप कभी सोचते थे ना कि यार इसमें टेम्परेचर तो लग ही नहीं रहा, तो दिया क्यों इतने बड़े बड़े सवाल में, तो वो जस्ट इसलिए देते थे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बच्चे का, सही है। तो K यहाँ पर रेट कांस्टेंट है, कहानी बता दी रेट कांस्टेंट की क्या बात है, क्या है रेट कांस्टेंट। अच्छा एक और चीज़ आती है MCQs में, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट तो समझ गए, एक होता है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट किसे कहते हैं, जब दोनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर हो जाए, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर हो जाए तो वो फिर जो हमारा K निकलेगा ना, वो कौन सा रेट कांस्टेंट कहलाएगा, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। डेफिनेशन ये लिखे मैंने, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज 1 मोलर देन K इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। अगर 1 मोलर नहीं है कुछ और भी है तो फिर सिर्फ रेट कांस्टेंट है। बहुत मेन बात है, समझ में आई ये सारी बातें। अच्छा बच्चों इसमें होता क्या है, 3 चीज़ें हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन। 3 वेरिएबल्स हैं, 1 2 3।
मैथमेटिक्स का रूल है, कोई दो चीज़ हमेशा आपको दी जाएगी, तीसरी चीज़ आप बता सकते हैं। अगर आपको रेट कांस्टेंट दे दिया जाए, कंसंट्रेशन दे दिया जाए, तो आप रेट ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं, हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन मालूम, गुड। अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन दे दिया जाए और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दे दिया जाए तो क्या मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, इक्वल टू किधर जाएंगे, डिवाइड पे आ जाएगा तो मालूम कर लेंगे। ये तो बड़ा सिंपल सा काम है, आप सब कर सकते हैं। अच्छा, इसके जो न्यूमेरिकल्स जो भी आएंगे वो हम एमसीक्यूज जो आएंगे उसमें सॉल्व करेंगे, अभी साथ साथ में न्यूमेरिकल्स नहीं करा रहे इसके, वो एमसीक्यू सॉल्यूशन में करेंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट बेस्ड ऑन रेट। अब रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड के लिहाज से, रिएक्शन की स्पीड के लिहाज से तीन तरह के रिएक्शन होते हैं, स्लो, फास्ट और मॉडरेट। स्लो रिएक्शन जो कि बहुत ज़्यादा स्लो और बहुत लंबे टाइम में जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं रिएक्टेंट्स, वो स्लो रिएक्शंस है और उनका रेट, द रेट कैन बी कैलकुलेटेड। जो बहुत स्लो रिएक्शन होता है ना, उनका रेट कैलकुलेट नहीं किया जा सकता एक्सपेरिमेंटली। मिसाल के तौर पर रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। अब लोहे में जो जंग लगता है वो काफ़ी टाइम लगता है उसमें जंग लगने में, मिसाल के तौर पे 1 महीना लग जाता है। अब हमें क्या करना पड़ता है, हमें डेटा इकट्ठा करना पड़ता है कि यूनिट टाइम में कितनी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, कितना आयरन रस्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब एक साइंटिस्ट खड़ा हो गया लोहे के सामने, चले भाई जंग लगेगा तो हम भी वैल्यू लिखेंगे, तो अब जाहिर सी बात है हफ्ते भर तो वो नहीं खड़ा रहेगा ना सामने, आप जंग इतने देर में लगा तो अभी लिख दिया। तो इतने स्लो रिएक्शन जो होते हैं ना, जैसे रस्टिंग वगैरह हो गया, ये कन्वर्जन ऑफ कोल्ड इनटू डायमंड, कोयले का हीरा बन जाना, करोड़ों साल लगते हैं। अब साइंटिस्ट करोड़ों साल तक थोड़ी ना वेट करेगा स्पीड ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए। उसने दबा दिया कोयले को ज़मीन के अंदर, वो बैठा हुआ है, हर थोड़ी देर के बाद, 1 दिन के बाद निकाल के देख रहा है हीरा बना कि नहीं बना, तो टाइम लगेगा ना। तो वो बहुत स्लो रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन की स्पीड कैलकुलेट नहीं होती है। अब फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग स्लो है, रेडियो एक्टिविटी स्लो रिएक्शन है। पोलोनियम में अगर आप जानते हैं ना 44,000 लाइट ईयर, वो उसके हाफ लाइफ होती है 44,000 ईयर्स पोलोनियम की, 44,000 साल, इतना टाइम लगता है उसकी रेडियो एक्टिव डिके होने में। चर्नोबाइल इंसिडेंट तो आपको पता होगा, यूक्रेन में जो हुआ था, एटॉमिक रिएक्टर जो फटा था यूरोप में, चर्नोबाइल, तो वो फटे हुए भी उसको अच्छा खासा टाइम हो गया, 50-60 साल हो गए। तो 44,000 ईयर्स तक वो पूरा इलाका शहरियों के लिए बंद है, क्योंकि 44,000 ईयर तक रेडियो एक्टिव डिके चलते ही रहेगा, न्यूक्लियस टूटते ही रहेगा और अल्फा बीटा गैमा रेज निकलती रहेंगे। इसलिए चर्नोबाइल का पूरा वो इलाका बंद किया गया है। वेब सीरीज़ भी बनाई थी नेटफ्लिक्स वालों ने चर्नोबाइल के नाम से, उसमें पूरा इसी के डिज़ास्टर के बारे में बताया गया था, कैसे एटॉमिक रिएक्टर का ब्लास्ट हुआ था चर्नोबाइल में, है ना। तो ये रेडियो एक्टिविटी बहुत स्लो प्रोसेस है, हज़ारों लाखों साल लग जाते हैं किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को डिके होने में, अपने पेरेंट न्यूक्लियाई को डॉटर में कन्वर्ट होने में। फॉर्मेशन ऑफ डायमंड फ्रॉम कार्बन, कोयले का हीरा बन जाना, बहुत बड़ा बहुत लंबा प्रोसेस है। ये नहीं बोलो कि सर आज मैं 1 किलो कोयला लेके ज़मीन में डाल लेता हूँ, 1 हफ्ते बाद हीरा बना के निकाल दूंगा, ऐसा तो सभी अमीर हो जाए, ठीक है, सभी बहरिया टाउन खोल लें अपना अपना अलग अलग, बट ऐसा नहीं हो सकता, इतना आसान नहीं है, ठीक है। फास्ट रिएक्शन क्या होते हैं, ये बहुत तेज़ी में जो कन्वर्ट हो जाएं रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, इनकी भी स्पीड को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता फास्ट रिएक्शंस की, क्योंकि ये इतने तेज़ी में हो जाएंगे कि आप नोट ही नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पे लेट से पटाखे का फटना है, जैसे कोई पटाखा है उसको फाड़ना है, माचिस बम है, पेंसिल बम भी जिसको बोलते हैं, कोई बॉम्ब ले लो, उसको कितने तेज़ी में वो फट जाता है। अब एक साइंटिस्ट खड़ा ही होगा लिखने के लिए, 1 सेकंड में कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा, 1 सेकंड से पहले ख़त्म, तो वो कैसे कैलकुलेट करेगा। तो इस तरह फास्ट रिएक्शन के भी रेट कैलकुलेट नहीं होते। अब वो कौन से रिएक्शंस हैं, जितने भी आयनिक रिएक्शंस हैं वो सारे, या कंबस्शन हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, ये सारे रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन हो गया, बहुत फास्ट होता है, एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, बहुत फास्ट होता है। नेक्स्ट मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट मतलब ना फास्ट ना स्लो, मीडियम स्पीड पर चलता है। सिर्फ इन्हीं का रिएक्शन कैलकुलेट हो सकता है, रेट कैलकुलेट होता है बस, और किसी का नहीं। और मॉडरेट रिएक्शंस कौन से होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं या कोवलेंट रिएक्शंस जितने होते हैं ना, वो सारे मॉडरेट होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेकेंड ईयर में आपने जितने भी रिएक्शन पढ़े हैं वो सारे मॉडरेट थे। जैसे एस्टरिफिकेशन, याद है किसी को एस्टरिफिकेशन, जिसमें अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलाकर एस्टर और वाटर बनाते थे, दैट इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। तो वो स्लो रिएक्शन होता है, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। ना ही स्लो रिएक्शन की तरह 1000 साल लगते हैं उसको होने में, और ना ही फास्ट रिएक्शन की तरह सेकंडों में हो जाता है, बल्कि कुछ मिनट में कंप्लीट होता है। इनकी स्पीड कैलकुलेट हो जाती है इजीली। क्लियर है, समझ में आया तीनों टाइप, फास्ट, स्लो और मॉडरेट रिएक्शन कौन से होते हैं। केमिकल रिएक्शन हर तरह के। कुछ पूछना है, नथिंग टू आस्क, नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करें। ओके, अच्छा, एक थ्योरी हमारे पास होती है, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था आर्हीनियस, सवांते आर्हीनियस, बेल्जियम नहीं, सॉरी, स्वीडिश
स्वीडन में रहने वाला था आर्हीनियस, बड़े काम किया आर्हीनियस ने। तो आर्हीनियस बड़ा साइंटिस्ट है, काफ़ी नाम इसको आपको मिलता है। एसिड बेस की थ्योरी भी इसी ने पेश की थी पहली, उसके बाद लोरी ब्रोंस्टेड और लेविस ने पेश की। यही आर्हीनियस था जिसने थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन को पेश किया, थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन जो फर्स्ट ईयर चैप्टर 7 में है। यही आर्हीनियस है जिसने डाइल्यूशन लॉ पेश किया, जो हमारे सिंध बोर्ड में नहीं है, पंजाब बोर्ड वाले पढ़ते हैं डाइल्यूशन लॉ, वो सब पेश किया। और भी बड़े काम है आर्हीनियस के। तो आर्हीनियस ने एक और थ्योरी पेश की थी, कोलिजन थ्योरी, टकराने वाले थ्योरी। टकराना, कोलिजन, टकराव पढ़ते हैं ना फिजिक्स में, इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज। टकराने वाले थ्योरी, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या कहता है कि जब दो मॉलिक्यूल साथ में टकराते हैं, रिएक्टेंट्स है ना, ए रिएक्टेंट बी रिएक्टेंट, जब तक वो साथ में टकराएंगे नहीं रिएक्शन नहीं होगा, और जब टकरा जाएंगे तो रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन टकराने, हर मॉलिक्यूल के टकराने से ज़रूरी नहीं है कि रिएक्शन हो जाए। कोलिजन दो तरह का होता है, एक हमारे पास होता है इनइफेक्टिव कोलिजन। इनइफेक्टिव मतलब गैर मौसर, जिसका फ़ायदा नहीं, बेफ़ायदा कोलिजन। और एक हमारे पास होता है इफेक्टिव कोलिजन विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब कैसे पता लगेगा कि कौन सा इफेक्टिव और कौन सा नॉन इफेक्टिव है? इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए ना दो चीज़ें चाहिए होती हैं, परफेक्ट ओरिएंटेशन, परफेक्ट एनर्जी। एक रिक्वायर्ड ओरिएंटेशन और एक रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए होती है, तब इफेक्टिव कोलिजन होती है। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ, हवा में नाइट्रोजन भी है, हवा में ऑक्सीजन भी है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अगर मिल जाए हाईली एक्सप्लोजिव कंपाउंड बनाते हैं, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इट इज़ अ वेरी हाईली एक्सप्लोजिव मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ इट्स अनस्टेबिलिटी। अनस्टेबल होता है ये। अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखने की आदत है तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी बोलता हूँ मैं उसको। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी किस लिए कहता हूँ? क्योंकि इस तरह की बॉन्डिंग होती है और नाइट्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्टेट कोई कंप्लीट नहीं कर सकता NO2 का, होता ही नहीं ऑक्टेट कंप्लीट। और किसी भी मॉलिक्यूल का जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता वो हाईली अनस्टेबल होता है। और जो अनस्टेबल होता है ना वो बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं, एक्सप्लोजिव रिएक्शन करते हैं। तो NO2 बहुत एक्सप्लोजिव है। दुनिया जहान के सारे बम के अंदर NO2 जो है वो मौजूद होता है। जितने भी बॉम्ब्स है उसके अंदर, जैसे आपने पढ़ा TNT, ट्राइनाइट्रोटोलुइन, TNT पढ़ा है, ट्राइनाइट्रोटोलुइन, उसमें पता है 3 नाइट्रो ग्रुप लगा होता है। पिक्रिक एसिड पढ़ा होगा आपने चैप्टर 9, ट्राइनाइट्रोफिनॉल पढ़ा है उसमें। तो उसमें फिनॉल के साथ 3 जगह पर NO2 अटैच होता है। नाइट्रोग्लिसरीन पढ़ा होगा आपने, डायनामाइट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं सेकेंडरी में। नाइट्रोग्लिसरीन नाइट्रिक एसिड के यूजेस में आता था ये। तो नाइट्रोग्लिसरीन में भी नाइट्रो अटैच होता है। तो NO2 जिस मॉलिक्यूल में आएगा समझ लो ब्लास्ट हो गया। तो यार हवा में नाइट्रोजन है, हवा में ऑक्सीजन है, मिल जाए NO2 बन जाए, दुनिया ख़त्म 1 मिनट में। नहीं होता ऐसा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल टकराते तो हैं आपस में N2 और O2, बट नॉर्मल कंडीशन पे ये रिएक्शन नहीं होता क्योंकि वो इनइफेक्टिव कोलिजन हो रहा होता है। बात समझ में आ रही है? यहीं अगर हम कोई कैटलिस्ट डाल दें, इसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन कर दें, प्रेशर लगा दें, तो ये रिएक्शन हो जाता है पॉसिबिलिटी। तो ज़रूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल टकरा जाए और रिएक्शन भी हो जाए। इफेक्टिव कोलिजन के लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ओरिएंटेशन और एनर्जी। ओरिएंटेशन से हमारा 2 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के अपोजिट आकर हेड टू हेड मिले। अब अगर एक यूँ जा रहे और एक यूँ जा रहा है तो ओरिएंटेशन ही ठीक नहीं, टकराव ही नहीं हो सकता। टकराना भी तो जरूरी है रिएक्शन करने के लिए। चाय बनाना है, आप पत्ती एक तरफ गर्म कर रहे हो, दूध एक तरफ गर्म कर रहे हो, तो चाय थोड़ी ना बनेगी जब तक दोनों एक साथ ना आ जाए। मिलेंगे तो फिर परफेक्ट कोलिजन, ओरिएंटेशन तो ज़रूरी है ना दोनों चीज़ों की। नेक्स्ट चीज़, दूसरी चीज़ कि एनर्जी भी होनी चाहिए। अब एक एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए। देखो बच्चे, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, रिएक्टेंट के पास अपनी एनर्जी होगी जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। मिसाल के तौर पे 100 किलो जूल पर मोल कह लो, दिस इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। और ये किसकी वजह से आ रहा है? इसके मॉलिक्यूल्स को जो काइनेटिक एनर्जी है, मूव कर रहे हैं ना। और प्रोडक्ट की अपनी एनर्जी है, लेट से मान लो 150 किलो जूल पर मोल, ये कहलाती है प्रोडक्ट की जो एनर्जी है, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। और जो रिएक्टेंट की एनर्जी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। एक्स्ट्रा चाहिए होगा ना इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। कितना चाहिए होगा एक्स्ट्रा? 50, 50। 50 लेगा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो 50 जो एक्स्ट्रा इसको चाहिए वो कौन सी एनर्जी है पता है? दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो 3 तरह की एनर्जी, इंटरनल, थ्रेशोल्ड
एक्टिवेशन। रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी पहले से उसको कौन सी एनर्जी है, वो इंटरनल। प्रोडक्ट के पास जो एनर्जी है दिस इज थ्रेशोल्ड। और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा जो एनर्जी देनी है दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। निकालने का आसान तरीका है थ्रेशोल्ड एनर्जी को इंटरनल से माइनस कर दो, आपको एक्टिवेशन एनर्जी पता लग जाएगा। दैट इज तो एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस इंटरनल एनर्जी। बात समझ में आ गई? क्या कॉन्सेप्ट है एक्टिवेशन एनर्जी का? अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी से भी हमें पता लग सकता है रिएक्शन की स्पीड। अगर किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई है तो वो रिएक्शन कैसा होगा, स्लो होगा। क्योंकि रिएक्टेंट को एक्टिवेशन एनर्जी गेन करने में ही टाइम लग जाएगा, हफ्ता महीना साल लग जाएगा, इसलिए वो रिएक्शन कैसा हो जाएगा, स्लो। और किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत थोड़ी सी है, फास्ट होगा वो, क्योंकि फौरन से बिल्कुल क्या होगा, एक्टिवेशन गेन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो माचिस की तीली जला रहे होते हो ना, कंबस्टन, उसमें एक्टिवेशन एनर्जी बहुत डाउन है उस रिएक्शन की, तभी तो सेकंडों में माचिस की तीली जल जाती है। लेकिन यही अगर आपको गोश्त को गलाना है, मिसाल के तौर पे आपको गोश्त है उसको गलाना है, और बड़े का गोश्त नहीं, छोटे जानवर का गोश्त है, बछिया का लेट से, टाइम लगता है गोश्त को गलाने में, क्योंकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी समझो बहुत ज़्यादा है। बहुत हाई टेम्परेचर देने पर आखिरकार वो गोश्त गलता है। फिर कुछ लोग होते हैं फिर बोलता है पपीता डाल दो यार, आजकल बारबेक्यू का सीज़न चल रहा है तो यही करता है, पपीता डाल दिया ताकि जल्दी गल जाए तो बारबेक्यू लग जाए। तो कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहा है फिर वो पपीता, क्योंकि वो क्या कर रिएक्शन को स्पीड कर दे रहा है, जल्दी गोश्त गल जा रहा है। किसी ने किया बारबेक्यू पार्टी तो पता होगा। अच्छा, तुमने किया, बात समझ में आ गई? क्या कॉन्सेप्ट है कोलिजन थ्योरी में, कि जब दो मॉलिक्यूल टकराएंगे और इफेक्टिव कोलिजन होनी होगी तो ओरिएंटेशन होना चाहिए परफेक्ट, और दूसरी चीज़ एनर्जी होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन। कुछ पूछना है इसमें? स्लाइड क्लियर है ये वाली? बहुत बेसिक बात है, कॉन्सेप्ट बनाओ, लॉजिक्स बनाओ, बस रट्टा नहीं लगाना है कुछ भी। ऐसा पढ़ो कि बस पढ़ लिया, अब कल टेस्ट हो तो कल बैठ जाओ इसका सही सवाल करके आ जाए, ऐसे पढ़ लो एक ही बार में, ठीक है? क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, घर बैठ के 4 बार रिवाइज करने का टाइम मिलेगा नहीं आपको। क्लास में बैठ के क्लास में ही जहन में सारी चीज़ें रख लो, क्योंकि देखते देखते कोर्स ख़त्म होते होते आपको पता है सितंबर स्टार्ट हो जाएगा और एनईडी के टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम नई चीज़ें तो पढ़ ही रहे होंगे ना बार बार। पुरानी चीज़ों को रिवाइज करना क्या है, तो एक ही बार ऐसे पढ़ लो कि रिवीजन की नीड पड़े ना आपको तेज़ी के साथ। ठीक है जी, आगे बढ़ें। तो कोलिजन थ्योरी यहाँ पर मैंने आपको बताया। एक थोड़ी सी बात है, थोड़ा फास्ट वे पर करते हैं, ये मेरे लिए ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक आके MCQs आए हुए हैं इसके, तो करा दे रहा हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करना है अगर आपको, तो उसके मेथड्स कितने हैं रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के, एक्सपेरिमेंट्स करके। तो 2 तरह के मेथड है, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड है। फिजिकल मेथड में ये सारे मेथड हमारे पास हैं, तो 1 2 3 4 5 6 मेथड है फिजिकल। रिफ्रैक्ट्रोमेट्रिक, स्पेक्ट्रोस्कोपिक, कैलोरीमेट्रिक, कंडक्टिविटी, pH मेथड, पोलरीमेट्रिक मेथड। ये मेथड्स हमारे पास किसके लिए भाई? ये मेथड्स हमारे पास हैं फिजिकल मेथड्स। अच्छा, इसमें आगे मैंने लिखा हुआ है कि क्या चीज़ की कैलकुलेशन करते हैं। भाई रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो साइंटिस्ट जब सामने खड़ा है तो वो उसको कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो हमें पता लगता है ना भी इस तरह से चेंज हो रहा है। घर में खाना पकाते हैं तो फिर खाना पकाते हुए या जब खाना पक रहा होता है तो उसमें डिफरेंट चीज़ों से पता लग रहा होता है हमें कि रिएक्शन कहाँ तक पहुँचा है, या तो स्मेल से, या तो जो कलर होता है फूड का उससे देख रहे होते हैं ना, पता लग जाता है हाँ भाई अभी और पकाना है, अब कम पकाना है, अब छोड़ देना है, इस तरह से। तो वैसे ही जो एक साइंटिस्ट होता है, केमिस्ट होता है, वो भी तो चीज़ों को देख रहा होता है। तो अब वो क्या चेंज कैलकुलेट कर रहा होता है? अगर वो रिफ्रैक्ट्रोमेट्रिक मेथड अगर वो यूज़ कर रहा है तो वो चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक कर रहा होता है कि रिएक्टेंट की जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो सोल्यूशन के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या चेंजिंग आ रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम किया जा सकता है, फर्स्ट टाइम एक प्रैक्टिकल भी था, पता नहीं आपने किया कि नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मालूम करते थे उसमें, वो एक लेंस लेकर उसमें अंदर पानी रखकर उसमें फिर उसको चेक करते थे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की चेंजिंग से कैलकुलेट किया जा सकता है। डिटेल में नहीं जाने उसकी, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में क्या करते हैं? स्पेक्ट्रा ले रहे होते हैं, इंफ्रारेड यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करवाते हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर, फिर जब वो रेडिएशन अपनी एमिट करता है तो फिर हम उसका स्पेक्ट्रा निकाल कर चेक करते हैं रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड कहते हैं। कैलोरीमेट्रिक मेथड में क्या करते हैं? कलर इंटेंसिटी चेक कर रहे होते हैं कि कलर किस तरह से चेंज हो रहा है, उसके लिहाज से हम रेट ऑफ रिएक्शन बता रहे होते हैं, कलर के चेंज के लिहाज से। कंडक्टिविटी मेथड, ये वाला मेथड सिर्फ और सिर्फ आयनिक कंपाउंड के लिए है, इसको याद रखना है। जो एक MCQs आया वो इस टॉपिक से आया ना।
आयनिक कंपाउंड के लिए, क्योंकि आपको पता है कंडक्टिविटी सिर्फ आयनिक कंपाउंड में होती है, वही इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ज़्यादातर। तो उसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की चेंज देख रहे होते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में कितनी चेंजिंग आ रही है उसके लिहाज से। तो कोवेलेंट तो कंडक्ट करेगा ही नहीं, तो वहाँ तो नहीं हो सकता। तो आगे मैंने लिखा है ओनली फॉर आयोनिक कंपाउंड, से याद रखना है कंडक्टिविटी मेथड इसका। पीएच मेथड में पीएच में चेंज मालूम कर रहे होते कितना पीएच चेंज आ रहा है। पोलरीमेट्रिक मेथड में ये मैंने आपको, जिसने ऑर्गेनिक पढ़ा है तो उसको पता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बताया था, चेंजिंग ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जैसे दो तरह के ना, ग्लूकोज डी है, ग्लूकोज एल है, एक डेक्सोरोटेटरी है, एक लेवोरोटेटरी है। तो ग्लूकोज डी जब ग्लूकोज एल में कन्वर्ट हो रहा है तो उसकी ऑप्टिकल रोटेशन में चेंजिंग आ रही है, उसकी ऑप्टिकल रोटेशन को भी कैलकुलेट करके हम पोलरीमीटर के थ्रू बता सकते हैं कि रिएक्शन की स्पीड क्या है। तो फिजिकल मेथड ये 6 तरीके हैं, 6 अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करके हम बता सकते हैं फिजिकली एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। इसमें एक याद रखें, कंडक्टिविटी मेथड, वो सिर्फ आयनिक कंपाउंड के लिए, बस इसी से एमसीक्यूज बनेगा अगर बना तो, कोई भी एमसीक्यूज ई कैट में या एमडी कैट में। क्लियर है? बाकी टाइम मिले घर पर तो याद कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। उसके बाद एक केमिकल मेथड है, थोड़ा सा याद रखना, केमिकल मेथड में टाइट्रेशन को इस्तेमाल करते हैं। टाइट्रेशन के थ्रू रेट ऑफ रिएक्शन बता रहे होते हैं, वो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है उसके अंदर, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन में केमिकल मेथड अगर हम यूज़ करेंगे तो टाइट्रेशन कर देंगे, और फिजिकल मेथड में वो 6 मेथड है। बस आगे डिटेल में नहीं जाना कि कैसे करते हैं, ये है आपके फर्स्ट ईयर के कोर्स में सिंटेक्स में, लेकिन टेस्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंटर के लिए इंपॉर्टेंट था, फर्स्ट ईयर के लिए। तो इतना कुछ आप नहीं पढ़ सकते एक महीने के अंदर, जितना इंपॉर्टेंट है वही कर सकते हैं बस। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बड़े एमसीक्यूज बना देते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं? कोई भी आपके पास रेट एक्सप्रेशन लिखा है, कोई भी आपके पास रेट एक्सप्रेशन लिखा है, ये रहा रेट एक्सप्रेशन, इसमें कंसंट्रेशन के ऊपर जो भी पावर है, जैसे ए की पावर m है, बी की पावर n है, तो अगर आपने इस m और n इन दोनों पावर्स को, जितने भी पावर्स उनको जब ऐड कर देंगे तो जो आंसर आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। रेट एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन के ऊपर जो भी पावर है, जो भी एक्सपोनेंट है, उन एक्सपोनेंट्स को जब ऐड कर देंगे साथ में, तो इन दैट केस जो आपके पास आंसर आएगा दिस विल बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यही चीज़ लिखी है, द सम ऑफ ऑल एक्सपोनेंट्स of the concentration in terms of reactant involved in the rate expression is called order of reaction। किसी भी रेट एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन के ऊपर जो भी पावर है, तमाम पावर्स को साथ में ऐड कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है। इसी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक और नाम आप दे सकते हैं, इसी को आप कह सकते हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी आप याद करिए, सेकेंड ईयर के अंदर SN1 SN2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, आया भी था, है ना, डिस्क्राइब SN1 SN2 रिएक्शन। SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यूनिमोलिकुलर इसलिए कहते थे उसकी मॉलिकुलरिटी 1 थी, उसमें एक ही रिएक्टेंट होता था स्लो स्टेप में। SN2 बायमोलिकुलर, उसकी मॉलिकुलरिटी 2 थी, तभी तो बायमोलिकुलर कह रहे हैं। और इसमें स्लो स्टेप जो होता था ना, एक ही स्टेप होता था स्लो, उसमें 2 रिएक्टेंट होते थे, अल्काइल हैलाइड भी होता था और न्यूक्लियोफाइल भी होता था। याद आ रहा होगा कुछ ना कुछ आपको ऐसा, ठीक है। तो वो मॉलिकुलरिटी ऑर्डर एक ही बात है, हम SN1 को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कह सकते हैं, SN2 को 2 सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कह सकते हैं। बायमोलिकुलर ना बोलो, आप बोलो सेकंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बात वही है, सही बात है। तो अब ऑर्डर के लिहाज से हमारे पास मिनिमम ऑर्डर होता है 0 और मैक्सिमम ऑर्डर होता है 3। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 से लेकर 3 के बीच में हो सकता है, या 0 या 1 या 2 या फिर 3, 4 नहीं हो सकता ऑर्डर कभी, और ऑर्डर कभी माइनस में नहीं जा सकता, याद रखना है। ना 4 हो सकता है ना माइनस में जा सकता है, दोनों नहीं हो सकता, 0 से 3 के बीच में ही होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होंगे? अब मिसाल के तौर पे अगर मैं ये रिएक्शन इस तरह से लिख दूं, इक्वल टू K, क्या ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है? तो उसमें पावर 1 ही लगा हुआ सिर्फ, बस फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है। फर्स्ट ऑर्डर, इसके अलावा किसी और तरह से फर्स्ट ऑर्डर नहीं हो सकता। अब देखो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, देखो dx/dt इक्वल टू A और उसके साथ लगाते हैं B, क्या ये सेकंड ऑर्डर है? देखो 1 ये रहा 1 ये रहा, 1 + 1 = 2, सेकंड ऑर्डर आया। एक और तरह से देखो सेकंड ऑर्डर, dx/dt इक्वल टू K और A का स्क्वायर, अभी भी सेकंड ऑर्डर है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्ट 2 आ गया ऊपर। थर्ड ऑर्डर के तो बहुत सारे तरीके, अब आप समझ नहीं भी रहूँगा तो आप समझ जाओगे। इक्वल टू K A B C, थर्ड ऑर्डर है।
एक और देखो, dx/dt इक्वल टू k a का स्क्वायर और b, थर्ड ऑर्डर है। एक और देखो, dx/dt इक्वल टू k a का क्यूब, थर्ड ऑर्डर है। ये सारे थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस, फोर्थ ऑर्डर नहीं हो सकता। अगर आपको लग रहा है कोई रिएक्शन फोर्थ ऑर्डर है, मिसाल के तौर पर बच्चे कहते हैं सर अगर ये इक्वेशन लिखें हम N2 + 3H2 इट फॉर्म्स 2NH3। देखो बच्चों, अगर हम इसके रेट एक्सप्रेशन डिजाइन करेंगे तो क्या बनेगा कि रिएक्टेंट क्या है N2 और H2 के ऊपर क्या लग गया, कौन सा ऑर्डर आया, फोर्थ आया, 3 ये रहा, 1 ये रहा, 4 आ गया। अब तो 4 तो होता नहीं, तो फिर कौन सा ऑर्डर होगा ये, याद रखना। नहीं, 0 नहीं होगा, 0 तो अलग ही दुनिया है, 0 अभी नहीं बता रहा, 0 को छोड़ दो। ये मैक्सिमम ऑर्डर किसी भी रिएक्शन का 3 होता है। और अगर आपको लगे 3 से आगे जा रहा है, ये तो 3 + 1 ये तो सर 4 हो जा रहा है, तो इट इज नॉट 4। फिर इसका मतलब दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन मल्टीपल स्टेप। ये रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में जाकर कंप्लीट हो रहा है और किसी भी स्टेप का ऑर्डर 3 से ज़्यादा नहीं होगा। मेरी बात समझो, अगर लग रहा है ना कि सर इसका ऑर्डर तो 3 से ज़्यादा है, तो असल में वो रिएक्शन एक स्टेप पे हो ही नहीं रहा होगा, वो एक से ज़्यादा स्टेप पे हो रहा होगा और हर स्टेप पे ऑर्डर 3 से आगे नहीं जा सकेगा। तो याद रखना है कि 3, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो एक्चुअल वैल्यूज़ की आती है ना, थ्योरेटिकली नहीं आती बल्कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर रहे होते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो एक्चुअल वैल्यू है ना, एक्यूरेट वैल्यू, वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पता लगता है, वो थ्योरी से कोई नहीं बता सकता। लगभग बता सकते हैं अप्रोक्सीमेट, बट जो एक्चुअल वैल्यू है उस एक्सपेरिमेंट बताती है। क्योंकि आपको क्या पता कितने स्टेप में हो रहा है रिएक्शन, अब आप तो बता ही नहीं पाएंगे किस स्टेप का ऑर्डर क्या है। इस वजह से ये हम कुछ कुछ का निकाल लेते हैं, सब का नहीं निकाल सकते। क्लियर है यहाँ तक, ये बात समझ में आ रही है? ये कन्फ्यूजन होती है बच्चों के माइंड में, वो क्लियर कर रहा हूँ। 0 ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर रिएक्शन, अब बच्चे टेंशन में, ऐसा 0 ऑर्डर क्या है? 0 का मतलब dx/dt इक्वल टू k, a लिख दिया, ऊपर 0 डाल दिया, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0, मतलब रिएक्टेंट है ही नहीं। और जब रिएक्टेंट नहीं है तो प्रोडक्ट भी नहीं है, और जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों नहीं तो केमिकल रिएक्शन कहाँ है, और जब केमिकल रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ से आ गया? यही बात है ना। तो बच्चे ये समझते सर a की पावर 0, तो ऐसा नहीं है। 0 ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, रेट एक्सप्रेशन के अंदर हम उसी की कंसंट्रेशन डाल रहे होते हैं जिसकी कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन में फ़र्क पड़ रहा होता है। अब हमारे पास कुछ ऐसे रिएक्शन होता है ना जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बच्चों, उनको अलग बोलते हैं सूडो मॉलिक्यूल। सूडो मॉलिक्यूल, अगर किसी भी रिएक्शन में सूडो मॉलिक्यूल आ जाए वो 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा। सूडो मॉलिक्यूल किसे कहेंगे? वो मॉलिक्यूल जो एक्सेस में होगा, ज़्यादा तादाद में होगा और उसकी कंसंट्रेशन को चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। अब आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता है किस रिएक्शन में सूडो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, हम तो इतनी केमिस्ट्री नहीं जानते। तो इसका ट्रिक है, जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं ना वो सारे 0 ऑर्डर के होते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन, और फोटोकेमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? जो किसके प्रेजेंस में हो जाए? लाइट के प्रेजेंस में। जैसा फोटोसिंथेसिस फोटोकेमिकल रिएक्शन है, वो 0 ऑर्डर होता है क्योंकि वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। इस तरह से अगर आपने एक और रिएक्शन देखें, CH4 + Cl2 इट फॉर्म CH3Cl + HCl। याद आ रहा है रिएक्शन? क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, चैप्टर 7 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म। ये होता है 4 स्टेप पे चलता है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन, चेन टर्मिनेशन। रट्टा मारा होगा ठीक से बिल्कुल, जो कि इंपॉर्टेंट भी था। तो रट्टा तो मार लिया, समझना भी तो है कि क्या था क्या ये असल में, ठीक है। तो मीथेन है और क्लोरीन है, यहाँ पर जो सनलाइट आ गया फोटोकेमिकल रिएक्शन है, 100% 0 ऑर्डर होगा। 0 ऑर्डर होगा तो उसमें कोई सूडो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा। कौन सा होता है इन दोनों में से सूडो मॉलिक्यूल? जो एक्सेस में होता है। यस, वेल डन, जिसने Cl बोला उसने सही कहा। Cl ह्यूज अमाउंट में होता है, तभी तो रिएक्शन के स्टार्ट में Cl के बॉन्ड्स टूटते हैं और स्टेप 2 में होता है तमाम मीथेन के अंदर से हाइड्रोजन निकलता है, Cl ज्वाइन हो जाता है। और स्टेप 3 में क्या होता है? चेन टर्मिनेशन में जितने भी बचे हुए Cl होते हैं वापस में बॉन्ड बना के दोबारा क्या बन जाते हैं? Cl2 बन जाते हैं। ऐसे ही होता है। तो ये एक्सेस में होता है, इस वजह से कौन सा मॉलिक्यूल है? सूडो मॉलिक्यूल है। दैट्स वाई ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि इसके कंसंट्रेशन को चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन को फर्क नहीं पड़ेगा। तो ट्रिक मैंने आपको दे दिया NET के लिए या डाउ मेडिकल के टेस्ट के लिए या डिफरेंट और मेडिकल टेस्ट के लिए। अगर कभी रिएक्शन के ऊपर सनलाइट लिखा हुआ आ जाए
फोटोकेमिकल हो जाए तो फिर वो क्या कौन सा रिएक्शन का ऑर्डर होगा? जीरो ऑर्डर। उसमें कोई ना कोई सूडो मॉलिक्यूल होगा। समझ में आ गया जीरो ऑर्डर किसे कहते हैं? उसमें ये सारी बातें नहीं है, वो अलग ही चीज़ है ये। तो मसला अच्छा, मॉलिक्युलरिटी तो मैंने बता दिया, वही चीज़ है जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो मैं इसको दोबारा नहीं बता रहा, एक ही चीज़ है। लास्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, कि रेट ऑफ रिएक्शन पर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे होते हैं, कब रिएक्शन की स्पीड फास्ट होती है, कब स्लो होती है। तो कुछ फैक्टर्स हैं बच्चों, वो देख लेते हैं। दीज आर द 6 फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीएमसी के रेडियो सिलेबस में भी है, एनईडी में भी आएगा, ठीक है। पहली बात, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का, उतना ज़्यादा स्पीड ऑफ रिएक्शन होगा। बेटा मेरे पास 2 एसिड है, एक H2SO4 मेरे पास है कंसंट्रेटेड और एक H2SO4 मेरे पास है डाइल्यूट। फास्टर रिएक्शन कौन सा करेगा दोनों में से? कंसंट्रेटेड, बिकॉज कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और क्यों फास्टर रिएक्शन करेगा? मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे इसके अंदर H2SO4 के। जो डाइल्यूट होगा उसमें तो पानी के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, वाटर का तो कम कम होंगे। और जो सल्फ्यूरिक एसिड होगा उसमें तो सल्फ्यूरिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बड़ी तादाद में होंगे। और जब मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो कोलिजन भी तो ज़्यादा होगा, इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होगा, तो इस पर रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। दैट्स वाई कंसंट्रेटेड एसिड्स रिएक्ट्स फास्टर देन डाइल्यूट एसिड्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझ में आया? नेचर ऑफ रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्शन से मुराद एक्टिवेशन एनर्जी। अभी आपको बता दिया, दोबारा बता देता हूँ। एक्टिवेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। जितना ज़्यादा किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी होगी, वो रिएक्शन कैसा होगा? स्लो होगा उतना। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, भाई मिसाल के तौर पे लेट से अभी मेरे पास जो भी मोबाइल है, जैसे कि S6 Edge है, लेट से जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये रिएक्टेंट है, ठीक है। और लेट से प्रोडक्ट मैं 2 बना रहा हूँ, एक मैं बना रहा हूँ S7 Edge, ऐसे ही थोड़ा कॉमन सेंस के लिए, और ये मैं बना रहा हूँ iPhone 12 Pro Max, ठीक है। ज़रा समझना है, मिसाल के तौर पे ये 10K का, ये 10K का है, S7 Edge है, मिसाल के 15K का आपको मिल जा रहा है। iPhone 12 Pro 2.5 लाख रुपए, 2.5 lakhs। एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये जल्दी खरीद लूंगा मैं। इंटरनल एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी आ जाएगी? जस्ट 5,000 रुपये। वो तो फ़ौरन से जल्दी आ जाएगा, फ़ौरन से रिएक्शन कंप्लीट होगा, ये करके ख़रीद लेके आ जाऊँगा। ये बेचूंगा, 5,000 मिलाऊंगा, ख़रीद लूँगा। इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि नॉर्मल 10,000 का, 2.5 लाख रुपए का ये है, तो 2,40,000 तो जमा करना पड़ेगा। कितना टाइम लगेगा एक्टिवेशन गेन करने में? उसके बाद आखिरकार मैं ये खरीद पाऊंगा। जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना स्लो होगा ना रिएक्शन, टाइम ही इतना लग जाएगा उसको जमा करने में। लोहे में जो जंग लगता है ना, उसमें एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई होती है। ये वाला जो रिएक्शन होता है Fe+O2 इट फॉर्म्स Fe2O3, ये है ना जंग लगने का रिएक्शन। लोहे में ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ, जंग लग गया। रस्ट का फॉर्मूला है ये Fe2O3, दिस इज रस्ट ना, रस्ट। अब इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, तभी तो हफ्ता महीना लग जाता है। लेकिन यह कोयला जला दो, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, इसकी एक्टिवेशन बहुत डाउन है, सेकंडों में रीच कर जाती है। क्लियर है? तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया रेट ऑफ रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी। जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी उतना स्लो रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सिंपल फंडा है भाई, खाना पकाना है, आँच तेज़ कर दो जल्दी बन जाएगा, हल्का कर दो स्लो बनेगा। क्यों, ऐसा क्यों? आँच तेज़ करने से या फ्लेम बढ़ाने से क्यों जल्दी खाना पक जा रहा है? क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की, स्पीड बढ़ेगी तो कोलिजन ज़्यादा होगा, कोलिजन ज़्यादा होगा तो रिएक्शन ज़्यादा फास्टर हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाई टेम्परेचर पे स्पीड फास्ट होता है रिएक्शन का, लो टेम्परेचर पे स्पीड डाउन होती है। तभी तो वो एक रीज़न आता था इंटर में, मिल्क सावर्स मोर रैपिडली इन समर देन इन विंटर, है ना भाई। मिल्क जो फट जाता है वो गर्मी में जल्दी फट जाता है बनस्बत सर्दी के, क्योंकि सर्दी में रिएक्शन स्लो होता है दूध के साथ, मिल्क के साथ, और वही गर्मी में रिएक्शन फास्ट हो रहा होता है। क्लियर है? तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझ में आया सबको? किस तरह से टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कैटलिस्ट, अच्छा कैटलिस्ट के बारे में ये आएगा कि कैटलिस्ट हमारे पास क्या होता है। कैटलिस्ट किसे कहते हैं, डिफाइन कर सकता है? बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है, रिड्यूस इंक्रीज दोनों कर सकता है। कोई भी ऐसा केमिकल जो किसी रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कर दे या स्लो कर दे, दैट इज कैटलिस्ट।
अच्छा, कैटलिस्ट रिएक्शन में हिस्सा लेता है कि नहीं लेता? आज ये गलत कॉन्सेप्ट है। कैटलिस्ट टेक पार्ट्स इन रिएक्शन बट एट द एंड ऑफ रिएक्शन इट इज रिटर्न। कैटलिस्ट हमेशा रिएक्शन में टेक पार्ट लेता है बट एट द एंड ऑफ रिएक्शन आपको वापस मिल जाता है। देखो, मैं आपको 2 एग्जाम्पल देकर समझा देता हूं ताकि 100% क्लियर हो जाए। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, द प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें कॉन्टैक्ट टावर में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो रहा होता है। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बन रही होती है। इसमें कैटलिस्ट बहुत मशहूर यूज़ करते हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, है ना। अच्छा, SO2 का ऑक्सीजन से हम रिएक्शन करा रहे होते हैं, लेकिन आप अगर आपने कभी डायग्राम बनाया ना कॉन्टैक्ट प्रोसेस का, तो हम ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस कहीं से नहीं कर रहे होते हैं। वहाँ पे जो कॉन्टैक्ट टावर होता है उसमें ऑक्सीजन जाने की जगह कहीं नहीं होती है, वहाँ तो सिर्फ SO2 डाल रहे होते हैं। ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? ऑक्सीजन कैटलिस्ट निकाल रहा है। ये जो V2O5 है ना, ये डिकम्पोज होकर ऑक्सीजन निकालता है, वो ऑक्सीजन इससे रिएक्शन कर जाता है, तभी रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है। तो टेक पार्ट लिया कि नहीं लिया इसने? लिया है, बट वापस मिल जाता है एट द एंड। ये नहीं समझ में आया तो एक और चैप्टर 7 सेकेंडरी केमिस्ट्री, बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। उसके अंदर वहाँ पर हम लेविस एसिड इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको याद है, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट होता है। ये रिएक्शन में स्टेप 1 में टेक पार्ट लेता है। यही होता है ना जो क्या Cl+ निकालता है और AlCl4- इस तरह से बन रहा होता है। फिर ये Cl+ जाकर अटैक करता है। फिर H+ फाइनल थर्ड स्टेप में क्या होता है, यहाँ से रिएक्शन करके HCl अलग हो जाता है और AlCl3 अलग हो जाता है। रिएक्शन के एंड में वापस मिल जाता है, बट शुरू में तो इस्तेमाल हो रहा है ना। तो कैटलिस्ट रिएक्शन में हिस्सा लेता है। ये गलत कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं आप लोग किताबों में कि कैटलिस्ट डजंट टेक पार्ट इन रिएक्शन। तो ये डाली क्यों रहे हो भाई? जब टेक पार्ट नहीं लेते, कोई जादुई पत्थर थोड़ी ना है वो जो रिएक्शन को छू मंतर करके स्पीड अप कर देगा। वो स्पीड अप रिएक्शन को कैसे करेगा? वो रिएक्शन में टेक पार्ट लेगा बट फाइनल में वापस मिल जाएगा, इसलिए हम उसको एरो के ऊपर लिख रहे होते हैं कैटलिस्ट को, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड पर नहीं लिखते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, गुड। तो कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन की स्पीड को फास्ट करता है या स्लो करता है? अब कैटलिस्ट हमारे पास 4 तरह के होते हैं बच्चों, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑटो कैटलिस्ट और बायो कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होंगे? जो रिएक्शन की स्पीड को फास्ट करेंगे। इसी को बच्चों एक और नाम देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोमोटर। प्रोमोटर भी कह सकते हो पॉजिटिव कैटलिस्ट, प्रोमोट करता है, रिएक्शन की प्रमोशन करता है, प्रोमोटर पॉजिटिव कैटलिस्ट। वो रिएक्शन को फास्ट कैसे करते हैं? रिएक्शन को फास्ट इंटरनल एनर्जी को डिक्रीज करके। इंटरनल एनर्जी जब डिक्रीज हो जाए तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है तो रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कर देता है। नेगेटिव कैटलिस्ट इसका उल्टा है, ये रिएक्शन को कैसा करेगा? स्लो डाउन करेगा। और इसी को हम लोग एक और नाम भी आप सबको पता होगा, क्या कहते हैं इसको हम लोग? इनहिबिटर। इनहिबिटर रिएक्शन को स्लो करता है। और कैसे? एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करके बढ़ा देता है तो रिएक्शन स्लो हो जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट तरह के कैटलिस्ट, MCQs में आता है इसके अगले स्लाइड में। ऑटो कैटलिस्ट किसे कहते हैं? ऑटो कैटलिस्ट क्या होगा? ऑटो कैटलिस्ट वो होगा जो हम रिएक्शन में एंटर ना करें, बल्कि जब रिएक्शन हो रहा हो तो प्रोडक्ट में कोई स्पेशी वो कैटलिस्ट का काम करना शुरू कर दे। मतलब रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन में प्रोडक्ट में से कोई एक केमिकल क्या करे? कैटलिस्ट के तौर पे वर्क करना शुरू कर दे, तो वो ऑटोमेटिक बन गया ना हमारे पास, हमने नहीं डाला, वो ऑटो कैटलिस्ट है। मिसाल के तौर पे मैं ऑटो कैटलिस्ट में आपको बताता हूँ। एक रिडॉक्स रिएक्शन हमारे पास होता है पोटेशियम पर मैग्नेट का, KMnO4 + FeSO4 + H2SO4। यहाँ पर KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, FeSO4 एक रिड्यूसिंग एजेंट, ये मीडियम एसिडिक मीडियम बनता है हमारे पास। MnSO4 मैंगनीज सल्फेट + K2SO4 पोटेशियम सल्फेट + Fe। ये पूरा रिडॉक्स रिएक्शन है, आपने देखा रिएक्शन लग रहा होगा आपको, ये कहीं ना कहीं बड़ा रिएक्शन होता है, काफ़ी रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रही होती है। अब यहाँ पर जब इस रिएक्शन को हम करते हैं तो इस रिएक्शन में जो मैंगनीज सल्फेट बनता है ना, MnSO4 Mn+2 आइंस, ये एज अ कैटलिस्ट काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये कौन सा कैटलिस्ट हो गया? ऑटो कैटलिस्ट। हमने डाला नहीं था, रिएक्शन जब हुआ हमने तो ये चीज़ें मिक्स की, इनके मिक्स करने से हमारे पास जब ये MnSO4 बना मैंगनीज सल्फेट, इसने क्या किया? रिएक्शन को स्पीड अप करना शुरू कर दिया। तो ये कौन सा कैटलिस्ट है? ऑटो कैटलिस्ट। ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया रिएक्शन के दौरान। समझ में आया ऑटो कैटलिस्ट क्या होता है? चौथा बायो कैटलिस्ट, ये भी बड़ा फेमस है। इसको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड, बायोलॉजी वाले जानते हैं, दे आर एंजाइम्स।
एंजाइम्स बायो कैटलिस्ट होते हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप कर रहे होते हैं। ज़्यादातर रिएक्शन जो हमारी बॉडी में होते हैं एंजाइम कैटलाइज्ड होते हैं, जो एंजाइम के प्रेजेंस में आगे चल रहे होते हैं। बहुत सारे रिएक्शन हैं। हम अपने माउथ की बात कर लें, हमारे माउथ में सलाइवा है ना, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम हमारे पास, एंजाइम को क्या बोलते हैं? अमाइलेज। एज आता है एंजाइम्स के आखिर में। अमाइलेज एक एंजाइम, एक बायो कैटलिस्ट है। ये क्या करता है, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं ना, पॉलीसैकेराइड्स, ये उनको ओलिगोसैकेराइड्स में ब्रेक कर रहा होता है। स्टार्च को सक्रोज में कन्वर्ट कर रहा होता है। ये हमारे माउथ में स्टार्च है पॉलीसैकेराइड और सक्रोज है ओलिगोसैकेराइड। तो ये पॉलीसैकेराइड को ओलिगोसैकेराइड में हमारे माउथ में कन्वर्ट कर देता है अमाइलेज। तो अमाइलेज क्या है? एक एंजाइम है। क्यों? बायो कैटलिस्ट है, बिकॉज ये बायोकेमिकल प्रोसेस को स्पीड अप कर रहा है। समझ में आ गए चारों टाइप? पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट, ये 4 ही तरह के होते हैं। इसकी लिस्ट आगे आएगी, मैं बता रहा हूँ अभी आपको। नेक्स्ट क्या है भाई? सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट होगा उतना फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन होगा। रिएक्टेंट का सरफेस कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा है। सरफेस एरिया किसे कहता है जरा ये भी समझना है। बच्चे सरफेस एरिया समझ नहीं पाते क्या है। देखो, ये हमने एक गिलास लिया और गिलास के अंदर लिया वाटर। अब इसका सरफेस एरिया कौन सा एरिया होगा? ऊपर जो ये एरिया है ना बच्चों, ये वाला एरिया, दिस एरिया इज कॉल्ड सरफेस एरिया। सरफेस का एरिया, बस वो हमें निकल जाएगा यहाँ से। इसका एरिया पाई आर स्क्वायर से निकल जाएगा, चूंकि सर्कुलर है। समझ गए? सरफेस एरिया। और एक हमारे पास होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, वायर वगैरह में जो ले रहे होते हैं। तो सरफेस, किसी भी चीज़ के सरफेस का एरिया वो हमारे पास है। जैसे ये डस्टर हम ले लें, इस डस्टर का कोई सरफेस एरिया मांगे तो क्या करेंगे? ये ऊपर का जो एरिया है, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे, L इंटू B आ जाएगा। ऐसे ही आ जाएगा ना ये। तो ये सरफेस एरिया, ऊपर का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन होगा। मिसाल के तौर पे एक गिलास पानी है, हमने उसको ऐसे रख दिया, एवोपरेट होगा। ये हाई टेम्परेचर पे होगा कि हाई टेम्परेचर पे होगा? हर टेम्परेचर पे होगा। एवोपरेशन एग्जिस्ट एट ऑल टेम्परेचर। बॉइलिंग होती है हाई टेम्परेचर पे। वाटर तो हर डिग्री पे टेम्परेचर पे एवोपरेट हो रहा होता है ना। चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर। अच्छा, इसी इतने ही पानी को हम क्या करें बच्चों? इस तरह के एक पॉट में डाल दें। सरफेस एरिया बढ़ गया कि कम हो गया? अब अगर एवोपरेशन होगी तो कंटेनर ए, कंटेनर बी, फास्टर एवोपरेशन किस में होगी? ए में होगी, बिकॉज सरफेस एरिया इसका बढ़ा हुआ है। जितना ज़्यादा सरफेस कांटेक्ट एरिया होगा, रिएक्शन की स्पीड उतना ज़्यादा होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। आप इसको 1000 तरह के एग्जाम्पल से शो कर सकते हैं घर पे। अगर हम देखें, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज़ आपको बनाना है, तो फ्रेंच फ्राइज़ बनाएंगे तो आप छोटे आलू भी काट कर सकते हैं, बड़े आलू भी काट सकते हैं। जल्दी कौन सा पक जाएगा, छोटा आलू के बड़ा आलू? छोटे आलू, चूँकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। पतला पतला काटेंगे तो सरफेस का एरिया ज़्यादा होना चाहिए। मोटा मोटा काट दोगे सरफेस एरिया डाउन हो जाएगा। ऐसा ही है। इस तरह से कीमा बनाना है और गोश्त का सालन बनाना है, जल्दी कौन सा बन जाएगा? कीमा जल्दी, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, छोटे छोटे पीस कर देना है। ऐसा ही है। किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए पाउडर्ड जिंक वगैरह इस्तेमाल करते हैं। कभी आपने रिएक्शन किया होगा ना, पाउडर्ड जिंक, बेंजीन का रिएक्शन, फिनॉल से पाउडर्ड जिंक का रिएक्शन कराया तो फिनॉल की रिडक्शन हो गई, बेंजीन बन गया। तो पाउडर्ड जिंक क्यों यूज़ करते हैं? उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, फास्टर रिएक्शन कर जाता है पाउडर्ड चीज़ें। क्लियर है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। सबसे लास्ट रेडिएशन। रेडिएशन सबके लिए नहीं है भाई, रेडिएशन सिर्फ उनके लिए जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है बस। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडिएशन। जितना ज़्यादा रेडिएशन दोगे रिएक्शन उतना फास्ट हो जाएगा। अब फोटोसिंथेसिस, किसी पौधे को आपने छांव में रखा हुआ है, उसमें धूप लगी नहीं रही, रोशनी तो आ रही है, रेडिएशन तो आ रही है, बट कम आ रही है, ग्रोथ कम होगी उसकी। और कहीं पर ऐसी जगह रख दिया रोशनी जहाँ ज़्यादा आ रही है, वहाँ ग्रोथ बढ़ जाएगी उसकी प्लांट की। रेडिएशन जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। क्लियर है? 6 के 6 समझ में आ गए? तो बेटा ये मैंने यहाँ पर कुछ रिएक्शंस और उनके कैटलिस्ट वगैरह दिखाए हैं। जैसे हेबर प्रोसेस होता है अमोनिया बनाने के लिए, इसमें आपको पता है आयरन पाउडर, Fe आयरन पाउडर को इस्तेमाल किया जा रहा होता है एज अ कैटलिस्ट, Fe, और उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये एक पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है हेबर प्रोसेस को। ये हेबर प्रोसेस आपने फर्स्ट टाइम में ली चार्टलियर प्रिंसिपल के अंदर आपने पढ़ा होगा। वहाँ हेबर प्रोसेस में आयरन के फाइनली डिवाइडेड आयरन पीसीज इस्तेमाल करते हैं। ये वाला तभी बताया मैंने आपको। V2O5 इस्तेमाल करते हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये भी कैसा कैटलिस्ट है? पॉजिटिव।
प्लैटिनम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे हम प्लैटिनम ज़्यादा ओस्वाल्ड प्रोसेस जो नाइट्रिक एसिड का होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट स्टेप में। नाइट्रिक एसिड में जो फर्स्ट स्टेप में ना प्लैटिनम गॉस जो लगाते हैं जाली उसकी। N2O की डिकम्पोजिशन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड या लाफिंग गैस होती है। इसकी डिकम्पोजिशन जो होती है तो उसमें हम लोग स्मॉल अमाउंट ट्रेसेस मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ कोलिन को इस्तेमाल करते हैं और ये इसका पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है। नाइट्रस ऑक्साइड की डिकम्पोजिशन जब हम कर रहे होते हैं, लाफिंग गैस ही होता है ना नाइट्रस ऑक्साइड, हंसी आती है इसको सुनने से। H2 हाइड्रोजन परऑक्साइड की डिकम्पोजिशन 9 क्लास अगर आपने पढ़ा है तो 9 क्लास के अंदर आपने ऑक्सीजन गैस बनाया होगा। 9 क्लास में कोई भी स्कूल आपका था, अगर आपने स्कूल में प्रैक्टिकल किए हैं तो उसमें ऑक्सीजन गैस बनाई होगी आपने। 4 गैसेस बनाते हैं, उसमें ऑक्सीजन भी बनाते हैं। सबसे वॉलेंट रिएक्शन उसी का होता है, पानी में उस गैस को लेते हैं, मतलब पानी होता है ना नीचे जा रहा होता है, गैस ऊपर आ रही होती है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, देखने में लगता है वाकई में कोई साइंटिस्ट है हम। उस वक्त फील आ रहा होता है अंदर के हाँ साइंटिस्ट हैं हम, तो वो लग रहा होता है ना। बाकी इंटर के रिएक्शन तो बड़े बोरिंग हैं, फर्स्ट एंड सेकेंडरी के प्रैक्टिकल तो इतने मज़ेदार नहीं थे, केमिस्ट्री के खास तौर पे वो बड़े बोरिंग, लाल पीला नीला कलर बनाते रहो सिर्फ और कुछ नहीं, तो रिएक्शन नहीं हो रहा था कुछ सामने। लेकिन 9 में तो ऐसा ऐसा प्रैक्टिकल गैस बन रही होती है, ब्लास्ट हो रहा होता है, जल रहा होता है, कुछ जला के चेक कर रहे होते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है उसमें। तो उसमें एक ऑक्सीजन गैस का भी प्रैक्टिकल होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है ना, उसकी डिकम्पोजिशन से बना रहे होते हैं। तो पहले काले कलर का पाउडर अंदर डाल देते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर। राउंड बॉटम फ्लास्क हम लेते हैं, उसमें एक ब्लैक पाउडर डाला होता है, फिर ऊपर से इसमें हम डालते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड लिक्विड, पानी जैसा होता है, तो फ़ौरन से इसमें से गैस बनती है, तो वो फिर यहाँ से हम उसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये जो ब्लैक पाउडर होता है असल में वो क्या होता है, MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, और ये MnO2 क्या है इस रिएक्शन के लिए, पॉजिटिव कैटलिस्ट है। इसी का नेगेटिव कैटलिस्ट बेस्ड रिएक्शन के लिए वो क्या है, ग्लिसरीन, इसको स्लो डाउन भी कर सकता है। तो ये याद रख लें, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड की जो डिकम्पोजिशन होती है, पॉजिटिव कैटलिस्ट उसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड है और क्लोरीन उसका नेगेटिव कैटलिस्ट है। लास्ट है जो है वो हमारे पास मिथाइल क्लोराइड का ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे, COCl2 बनेगा। सेकेंडरी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना ये, COCl2 ऐसा बनता है, कार्बोनिल क्लोराइड, इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड फॉस्जीन गैस। फॉस्जीन गैस एक टॉक्सिक, एक पॉइजनस गैस है, वीपन्स ऑफ वॉर है, ये जंगों में इस्तेमाल किया जाता है उसको केमिकल वीपन्स बनाने में। फॉस्जीन गैस जो शाम में जो हमला हुआ था, जो भी शामी फौज जो सिविलियंस पर बम गिराती थी, केमिकल वीपन्स से बोलते थे ना, केमिकल वीपन से हमला कर रही है शामी फौज अपने नामासूम लोगों पर, तो वो जो गैस फायर करते थे ना, गैस बम, वो फॉस्जीन गैस के बम होते थे। फॉस्जीन यही होता है, COCl2, ठीक है। तो ये एक बड़ा पॉइजनस होता है, वो ऐसे बनाते हैं, CHCl3 का रिएक्शन ऑक्सीजन से करा देते हैं, तो बन जाता है फॉस्जीन गैस। जितने भी आपको अच्छा, जैसे मैंने बताया ना कि नाइट्रोजन NO2 हर एक्सप्लोजन की जान है, ये हर एक्सप्लोजिव में होगा। वैसे क्लोरीन ये हमारे पास ये कहलाता है सैटेनिक एलिमेंट, शैतानी एलिमेंट, बिकॉज हर पॉइजनस वीपन के अंदर आपको कहीं ना कहीं क्लोरीन दिखेगा, हर जहरीले हथियार के अंदर आपको दिखेगा सैटेनिक एलिमेंट। दैट लाइक मस्टर्ड गैस बना है ना फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, बीटा बीटा डैश डाइक्लोरोडाइथाइल सल्फाइड, इथीन का रिएक्शन H2Cl2 से जब होता है तो उसमें होता है क्लोरीन। देखो फॉस्जीन में भी होता है क्लोरीन, टेयर गैस जो आंसू गैस होती है उसमें भी क्लोरीन होता है। तो क्लोरीन बड़ा ख़तरनाक एलिमेंट है जो बहुत डेंजरस है बॉडी के लिए, उसके बहुत सारे जो है ना केमिकल वीपन्स बनाए जाते हैं उससे। तो ये क्लोरीन है और एक NO2, ये बड़े डेंजरस केमिकल्स हैं, मतलब जिससे बहुत सारी हम डेंजरस चीज़ें बना रहे होते हैं। तो गैस जी बच्चे बोलो, इफेक्ट क्या होता है बेटा? ये जो फॉस्जीन गैस है ना, इसका इफेक्ट आपके स्किन पर होता है। आपने याद करो कि आपने वो पढ़ा था फर्स्ट ईयर में प्रोग्रेस, एक प्ले पढ़ा था हेनरी कोरे, डॉक्टर हेनरी कोरे, नहीं पढ़ा था? याद नहीं आया? इंग्लिश रिड्यूस हो गया था उस वक्त तक। अच्छा वैसे दो थे, मिसेस मेल्डन और हेनरी कोरे। तो वो बॉम्ब बनाया था हेनरी कोरे ने, वो तो 100 साल पुरानी कहानी है। तो वो जो बॉम्ब के बारे में बता रहा था ना कि अगर उसको कोई सूंघ ले तो क्या होता है कि जो खाल वगैरह उसके गोश्त गलते हैं। तो जब फॉस्जीन गैस अगर इंसान सूंघ लेना तो बॉडी से गोश्त झड़ना शुरू हो जाता है, उसके गोश्त गलना शुरू हो जाएगा, गोश्त निकलना शुरू हो जाएगा। तो बहुत डेंजरस है ये फॉस्जीन। तो उसको फायर किया गया था, बच्चों की तस्वीरें भी आती थी, वो उसकी खाल वगैरह सब जली होती थी, तो लेकर गोद में जा रहे होते थे शाम के। तो बड़ी दिलखराश तस्वीरें हैं, देखते हैं वैसे हम तो मतलब अफसोस ही होता है उसको देखकर। तो ये COCl2 है वो गैस। तो ऐसे बनाते हैं, मिथाइल क्लोराइड का ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के COCl2 बनता है। अब इसमें ये रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, इसको स्लो करना पड़ता है। और उसके लिए जो नेगेटिव कैटलिस्ट होता है वो 2% इथाइल अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं। 2% कंसनट्रेटेड हमारे पास इथाइल अल्कोहल होता है, वो उसका इनहिबिटर है, नेगेटिव कैटलिस्ट है। तो बच्चों ये चार्ट याद रखना है,
कि किस रिएक्शन के लिए कौन सा पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट है। क्लियर है? तो ये मैंने अलग से स्लाइड, इसे स्पेशल स्लाइड डाली है, तो मुझे तो लगता है कि इंपॉर्टेंट है, आ सकता है टेस्ट में, तो मैं अलग स्लाइड डाल देता हूँ उसको। इंटर में नहीं पूछते हैं वैसे, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, एप्टीट्यूड में पूछते हैं इसके बारे में। आगे बढ़ जाए, अब प्रैक्टिस होगी चुके, ठीक है बेटा। पहले सिंध बोर्ड के कुछ एमसीक्यूज हैं, ठीक है, आपके अपने सिंध बोर्ड की बुक्स है, उसमें भी, क्योंकि सिंध बोर्ड में बाकी चैप्टर्स में कहीं पे एमसीक्यूज नहीं डाला, सिर्फ चैप्टर 8 में एमसीक्यूज डाला हुआ है, वरना किसी भी चैप्टर में एमसीक्यूज डालते नहीं सिंध बोर्ड वाले फर्स्ट ईयर में, तो ये डाला हुआ तो देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेस्ट टू एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ कैटलिस्ट स्पीडिंग अप अ केमिकल रिएक्शन। बताएं कोई कैटलिस्ट रिएक्शन को स्पीड अप कैसे कर देता है, कैसे फास्ट कर देता है। तो 5 ऑप्शन है, तो बता सकता है? डी, इट डिक्रीजेस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द रिएक्शन। यस, गुड। डी, एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन कर देता है जिससे रिएक्शन की स्पीड फास्ट हो जाती है। ऐसा ही है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद है सॉरी, which of the following are best to explain the rapid increase in the rate of chemical reaction as the temperature rises। बताएं जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ क्यों जाती है? कुछ बी कह रहे हैं, कुछ ए कह रहे हैं। देखें, बेस्ट आंसर निकालना है। द कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, ऐसा होता है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा होता है। बी, द कोलिजन्स बिकम मोर वॉलेंट, ऐसा भी होता है, होता तो ये भी है, मतलब बेस्ट आंसर पे आना पड़ेगा। अ कंसेंट्रेबली हायर प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैज द नेसेसरी मिनिमम एनर्जी टू रिएक्ट। एक बड़ी तादाद में, अच्छा मतलब एक्सप्लेन्ड वेपर, देखो एक्सप्लेन्ड वेपर यहाँ लिखा हुआ है, एक बड़ी तादाद में ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो रिएक्ट कर सकें। ये बात तीनों एक ही है, लेकिन इस सी में थोड़ा एक्सप्लेन्ड बात है। तो किसको हम लोग कहते हैं? BCQ, बेस्ट चॉइस क्वेश्चन। एप्टीट्यूड में आते हैं, BCQs भी आते हैं, ज़्यादातर वो मेडिकल वालों को पूछते हैं, मतलब सारे ऑप्शन सही लग रहे होते हैं, बेस्ट आंसर देना पड़ता है। बेस्ट ऑप्शन कौन सा? जो ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हो, तो एक्सप्लेनेशन ज़्यादा किसमें? सी में एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है। बाकी ए और बी भी सही है, बट सी लिखेंगे आंसर में, ठीक है। द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द रिएक्शन दिस इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट इज 75 किलो जूल पर मोल। इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट की गैर मौजूदगी में 75 किलो जूल पर मोल है। अगर हम कैटलिस्ट डाल दें इसके अंदर तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी? सोच के बताना। कैटलिस्ट के बिना 75 है रिएक्शन, और कैटलिस्ट डाल दिया जाए तो कितनी हो जाएगी इसकी एक्टिवेशन एनर्जी इस रिएक्शन की? ए हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कम हो जाएगी ना, बाकी इनमें देखो ये बराबर है और ये बढ़ रही है। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। अब बोलो सर 53 कैसा है? तो कुछ भी होता, 25 होता, 30, जो भी, कम तो हो रहा है ना। लॉजिक लगी है यहाँ पर, ठीक है, कॉन्सेप्ट लगा है। 4th है भाई, देखो बच्चों, द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर द रिएक्शन in presence and absence of a catalyst are given below. In this profile A represents, इसमें से A क्या बता रहा है? देखो 2 ग्राफ है, यहाँ से एक ये है, एक दूसरा ग्राफ आपको ये मिल रहा है, ठीक है, डॉटेड लाइन में। तो ये यहाँ पर इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट है और ये यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है, ठीक है। अच्छा सॉरी, 1 मिनट, यहाँ पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। अच्छा, ये कंसेंट एनर्जी है, ठीक है, ओके। एनर्जी डाउन करेगा ना कैटलिस्ट, यस। ये है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये है इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब ये एनर्जी डायग्राम है, ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सी एनर्जी है ये यहाँ पर बतानी है। ए कौन सी एनर्जी है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, यस बिल्कुल, बी ऑप्शन है। और अगर बोला जाता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सी है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जो हमारे पास एनर्जी है, ठीक है। तो ये चूँकि आपको पता है कि जब हम कैटलिस्ट डाल देंगे तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। एक्टिवेशन, चूँकि कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन को डाउन कर देता है। यहाँ एक्टिवेशन ज़्यादा है और यहाँ एक्टिवेशन कम है, क्योंकि एनर्जी डायग्राम बनी हुई है बच्चों, ये 10, 20, 30, 40 ऐसे जा रहा होगा ना ऊपर ये।
और ये टाइम चल रहा है यहाँ पर। तो इस तरह ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी आपको पता होने चाहिए किस तरह से उसका मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। फिर एक यहाँ पर एक और MCQs है, सिन बोर्ड्स है। कहते हैं द एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोपानोन विथ आयोडीन में भी रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन, मतलब इक्वेशन दी हुई है कोई, ठीक है। Other conditions remaining same, what will be the effect on initial rate of reaction if the concentration of propanone, iodine and acid all are doubled? देखो बच्चों, इसको, इसको और इसको अगर हम तीनों को डबल कर दें तो उस सूरत में रिएक्शन की स्पीड कितनी हो जाएगी। याद रखना है कि जब हम कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाता है। अब इसमें से तीनों में से एक चीज़ कैटलिस्ट है, वो कौन सी है? H+, एसिड। एसिड की कंसंट्रेशन को भी इफेक्ट नहीं हो रहा, मतलब तो इफेक्ट सिर्फ दो चीज़ों का हो रहा है। कौन से दो चीज़ों का? ये दोनों, आयोडीन और ये प्रोपेनॉन। ये एसीटोन है ना, एसीटोन है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बना लोगे तो वो, लेकिन अभी देखना नहीं है उसको। ये प्रोपेनॉन है, आयोडीन है। इसको भी डबल कर रहे हैं, इसको भी डबल। जब इसको डबल कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसा हो जाएगा? डबल। इसको भी डबल कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसा हो जाएगा? डबल डबल कितना हो गया? 4 टाइम्स। वही ऑप्शन है ना भाई। तो इसको भी डबल किया, एक से को डबल किया तो 2 टाइम्स हो गया, ट्वाइस, और दूसरे को भी कर दिया तो 4 टाइम हो गया। ऐसा भी हो सकता है किसी एक को डबल कर दिया जाता तो सिर्फ 2x आ जाता, दोनों को डबल करें तो 4x आ जाएगा। क्लियर है?